तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो एंड हुआ था। डिनर टेबल में जब ये लोग खाना खाए थे तब यहाँ पर महाराज हाजिर होते हैं। महाराज को देख कर रोज सोच रही होती है ये शायद कैलिकस का पिता होगा, क्योंकि कहानी शुरू होने से पहले इसकी मौत हो चुकी थी। तो क्या इसको कैलिकस ने मारा था? मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी बीमारी से नहीं मरा, लेकिन उसका चेहरा भी काफी ज्यादा पीला है। क्या वो बीमार है? तब एम्परर सबको कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम लोग यहाँ पर सही सलामत वापस आ चुके हो। अब आराम से भोजन का आनंद लो। तभी उनकी नजर रोज की तरफ जाती है। वो कहते हैं आज मैं किसी नए चेहरे को देख पा रहा हूँ। तब रोज ग्रीट करते हुए कहती है कि महाराज आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं क्राउन प्रिंस की सेविका हूँ जो एम्परियल महल में उनके लिए काम करती हूँ। किंग कहते हैं कि रोज स्टानिया, मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है। वैसे मैंने सुना है कि तुमने अपने माता पिता को उस महामारी के दौरान बीमारी में खो दिया है, जो कि काफी टाइम हो चुका है। मैं इसमें तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सका क्योंकि मुझे साउथ ईस्ट इंडिया की स्ट्रगल के बारे में बिल्कुल भी कोई खबर नहीं थी। मुझे आशा है कि तुम इस चीज को पर्सनल तरीके से नहीं लोगी। तब रोज कहती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो शायद से क्या कहना चाहता है। वो जिस महामारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो बहुत समय पहले बीत चुका है, एक्चुअली उसका इलाज अभी है। और उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट इंडिया का संकट, इसका मतलब ये है कि उन्होंने टोंट मारते हुए मुझे ये कहा कि उस टाइम पर मेरा परिवार इतना ज्यादा गरीब था कि इस महामारी का इलाज के लिए वो दवाई भी नहीं खरीद सका। इसी वजह से मेरे माता पिता चल बसे। वो यही कहना चाह रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो रोज की यादों के अनुसार रोज को माता पिता कुछ चीजों में असफल रहे। उन्हें किसी चीज में धोखा दिया गया था। अगर अभी इस जगह पर रियल रोज होती तो शायद से एम्परर की बातें सुनकर काफी ज्यादा हर्ट हुई होती। लेकिन इससे मुझे क्या, मुझे ऐसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो एम्परर को कहती है कि मैं आपके महानता और काइंडनेस के लिए काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। एक बाहर टेरिटोरी के लिए आपने काफी ज्यादा हम्बलनेस दिखाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। एम्परर कहता है कि वो तो फिर तुम्हें फाउंडिंग फेस्टिवल कैसा लगा? वैसे एक नौ सिखिया के लिए इस फेस्टिवल में भाग लेना और वहाँ पर जाना और राक्षसों के बीच हमले से बचना बहुत ज्यादा कठिन रहा होगा, है ना? और स्पेशली तब जब कोई वहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ना हो। रोज सोचती है कि मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकता है, जबकि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि कैलिकस भी मेरे साथ ही था। वेल कोई बात नहीं, खैर आपका बेटा मेरे साथ ही था तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चाहे जो भी हो, खैर जाने दो, मुझे क्या ही लेना देना। वैसे भी ये मौका मिला है तो मैं इसका बेटे का तारीफों का फूल बांध सकती हूँ यहाँ पर। जिसके बाद एम्परर से वो कहती है कि हिज हाइनेस ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की। उनके स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा लाजवाब था। इन्होंने मुझे हर खतरे से बचाया है, इन्होंने मुझे हर नुकसान से दूर रखा है और सबसे खतरनाक स्थितियों में भी इन्होंने मेरी जान बचाई और अच्छा साहस दिखाया है। और मनी मन कहती है आपको अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। इसलिए पता चलता है कि और हाईनेस का तुलना किसी भी जगह पर नहीं किया जा सकता। इनकी करुणा और इनकी श्रेष्ठता काफी ज्यादा अच्छी है। किंग कहता है क्या? जबकि रोज कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने इसको अच्छी तरीके से निपटा दिया। वो तो मनी मन काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब वो कैलिकस की ओर देखती है तब कहती है कि इसका एक्सप्रेशन ऐसे बदला बदला सा क्यों लग रहा है। तब कैलिकस कहता है कि और हाईनेस ऐसा लगता है कि मेरी चैम्बरलेन, मेरा मतलब है कि मिस रोज अभी भी लगता है कि मौसम के मार से ठीक नहीं हुई है। अभी इसका दिमाग सटका हुआ है, इसलिए अब ये पगलाई पगलाई सी बात करी है। इसकी बातों पर ऐसा ध्यान मत देना। रोज मन के अंदर कहते हैं लेकिन मैं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे क्या हो गया? जब फिर कैलिकस अपने पैरों से उसके पैर में इतना जोर से मारता है कि बेचारी का जान ही निकल जाए एक पल के लिए। जब फिर कैलिकस कहता है कि इस बार जो हेमल पर्वतों के जो मॉन्स्टर थे वो काफी ज्यादा लापरवाह थे। उतने ज्यादा थे नहीं, लेकिन जो भी थे खतरनाक थे और बहुत ज्यादा डेंजरस भी थे। थैंक्स टू मिस रोज, जिन्होंने अपनी अच्छी जड़ी बूटियों के दौरान मेरी हेल्प की है। इनका ज्ञान वहाँ पर काफी ज्यादा काम आया है, इसलिए इतना गंभीर चोट के बावजूद भी मैं उन पर्वतों से बाहर निकल आया हूँ। तब एम्परर उससे पूछते हैं कि वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारे कंधे पर तीर का चोट लगी है। तब इस बात को सुनकर फर्स्ट क्राउन प्रिंस थोड़ा सा क्लिंच हो जाता है, अजीब सा बिहेव कर रहा था। लेकिन कैलिकस कहता है कि हाँ शायद से हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी दूसरे दुश्मनों का काम हो सकता है, वरना इसके अलावा और किसका साहस हो सकता है। तब ये बात सुनकर एम्पर थोड़ा सा शांत रहता है, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। एम्पर कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि मंदिर की चीजों को कॉर्डल में रखना सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, इसलिए मैं कल पोप से जरूर मिलूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम रोज को देखते हैं जो कि फिर से अपने मेड वाले कपड़ों में आ चुकी थी। वो कैलिकस के महल में आ चुकी थी और काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो कहती है पवित्र सूरवीर जो हेमल पर्वतों के अंदर छानबीन कर रहे थे, उन्हें गाय का सींग का एक जोड़ा मिला। हालांकि वे लोग साबित नहीं कर पाए कि ये काम दूसरे शाही राजकुमार का था।
लेकिन सबूत तो दृढ़ता से उसी ओर इशारा कर रहा था। घटना के निशान उसके पास से जुड़े हुए थे और घटना स्थल पर उसकी सहायता करने वाले एक नोबेल की कुछ संपत्तियां पाई गई है। फिलहाल तो अभी दूसरा क्राउन प्रिंस यहाँ से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी जगह पर एक नोबेल को पकड़ लिया गया और इंस्टेंट वहीं पर उसे खत्म कर दिया गया। वैसे भी फाउंडिंग फेस्टिवल में मेन लीड ने काफी अच्छा कमाल दिखाया है, उसी की वजह से सब पकड़े गए। खैर ये तो अच्छा था कि बिना पूछताछ किए ही हमें वहाँ से जाने दिया गया है। तभी वहाँ पर एरन रोज को चिल्लाते हुए कहता है कि रोज मेरे पास खाने के लिए कुछ सामान है। रोज खाते हुए सोच रही थी कि कितना ज्यादा शांति है यहाँ पर। कल रात मुझे फिर से बहुत ज्यादा काम करना पड़ा था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तो सब कुछ चबा डालूंगी। एरन कहता है कि रोज तुम खाने के साथ साथ पैकेजिंग भी खा रही हो, लेकिन ऑफ कोर्स रोज उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं उसके चैम्बर मेड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे इतना ज्यादा काम करवाएगा। ये तो एक तरीके का शोषण हो गया। जब उसे लास्ट में जाके सम्राट बनना ही है तो तब उसे इतना ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन होल्ड ऑन, एक सेकेंड रुको। वो इतना ज्यादा अभी मेहनत इसलिए कर रहा है कि इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद लास्ट में जाकर उसे गद्दी मिल जाएगी, इसी वजह से। एरन उससे कहता है कि रोज तुम्हारा क्या खाना हो गया। खैर बेचारा यहाँ पर भी इग्नोर हो जाता है, लेकिन रोज अभी सोच रही थी, मैं सचमुच चाहती हूँ कि वो अत्याचारी और हत्यारा ना बने। मैं नहीं चाहती कि वो अपने भाइयों को मारे, लेकिन अगर वो अत्याचारी रास्ते पर नहीं चलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो कभी भी मेन फीमेल लीड से नहीं मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचने पड़ेगा। जैसे कि हर कोरियन ड्रामा में जो रोमांस फैंटेसी नोवेल होती है उसमें मेन लीड फिर से रीबॉर्न होती है, और उस रोमान फैंटेसी में मेन फीमेल लीड अपनी सारी भूमिकाएं को छोड़ देती और मेन लीड के साथ प्यार से रहती है। अब मुझे भी मत बताना कि मैं भी उस घिसी पिटी रास्ते में जा रही हूँ कि फीमेल लीड को मेन लीड से प्यार हो जाता है, ब्ला 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 ब्ला, और फिर हम दोनों लवी डबी होकर एक साथ रहेंगे। नहीं, ये चोल बेना। जबकि एरन बेचारा फिर से कहता है कि रोज क्या तुम मेरे साथ टहलना पसंद करोगी या फिर तुम मेरे से बाहर निकल के जाना चाहोगी। खैर रोज तो अभी भी अपने धुन में ही थी। वो सोचती है कि मुझे कोरिया में अपने घर वापस जाना है। मैं अपने फैमिली और अपने फ्रेंडों के साथ काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पर रुकने का कोई मेरा कारण ही नहीं बनता, और यहाँ से जाने का बस एकमात्र तरीका है वो ये कि मुझे मेन फीमेल लीड और मेल लीड को एक साथ लाना है। अब इसी टाइम पर एरन रोज से जोर से चिल्लाता है, तब रोज घबरा कर उसके गालों को जोर से पकड़ लेती है। इससे बेचारा को काफी ज्यादा चोट लगती है। रोज कहती है मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे अचानक से ऐसा हु करके डरा दिया। एरन बेचारा अपने गाल को पकड़ते हुए कहता है कि लग गई रे मोरी मैया। अरे मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे नजरअंदाज कर रही थी, मेरी बात तुम सुन ही नहीं रही थी। वैसे तुम इतना ज्यादा कौन सी सोच में खो गई थी कि तुम मेरी बातों का ध्यान ही नहीं दे रही थी और मुझे तुम इग्नोर कर रही थी। तब रोज कहती है कि अच्छा ऐसा है कि एक्चुअली मैं सोच रही थी कि पहले कौन आया, मुर्गी आया या अंडा आया। एक्चुअली मैं हमेशा मुर्गी बनना चाहती थी और फिर मेरे ध्यान में कभी कभी आता है कि मैं उबला हुआ अंडा बन जाऊं। एरन कहता है क्या तुम आजकल फिलोसफी की किताबें पढ़ रही हो क्या। रोज कहते नहीं नहीं इतना भी कुछ नहीं, बस मैं ये जानना चाहती थी कि भाग्य नाम का जो चीज है वो क्या असल में है या फिर नहीं है। तब एरन कहता है कि भाग्य, हाँ। रोज कहती है हाँ भाग्य। तब एरन हैरान हो जाता है, फिर बैठ जाता है। रोज कहती है क्या हुआ। एरन कहता है कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा हुआ आ रखा है वो तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले से ही पत्थर की लकीर हो चुकी है, और खास करके तब जब तुम एक साधारण सी इंसान हो। तब रोजेस की बातें सुनकर थोड़ी सी मायूस और हैरान होती है। एरन कहता है कि क्या हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हमने तो खाना खत्म कर लिया। रोज कहते लेकिन तुम बोलना बंद क्यों कर दिए, तुम तो अभी बता रहे थे ना भाग्य के बारे में, तुमने कहाँ पढ़ा उसके बारे में, इतिहास की किताबें, पुरानी कहानियाँ कहाँ से पढ़ा। तब एरन उसके पास आता है और कहता है कि रोज इधर आना जरा, जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे भी कई ज्यादा मूर्ख हो, है ना। रोज कहते हैं आई। लेकिन एक सेकंड रुको, तुमने मुझे मूर्ख कहा, मैं इडियट देखती हूँ तुमको। एरन कहता है कि हमने खाना खा लिया है, अब चलते यहाँ से, जल्दी अंदर चलो। स्टूपिड लड़की, ठीक है तो मैं पहले जा रहा हूँ। रोज कहते हैं ऐसे कैसे जा रहे हो, तुमने मुझे स्टूपिड कहा, ऐसे कैसे तुम मुझे स्टूपिड कह सकते हो, रुको जरा अभी मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। एरन कहता है कि वेल मैं तुम्हें बता दूँ कि ये एक कॉमन सेंस है, हर नागरिक को इस बारे में पता है क्योंकि हॉली बुक में ये सब आराम से लिखा हुआ है। रोज सोचते एक सेकंड रुको, इसने कहा कि हॉली बुक, लेकिन जब यहाँ की नागरिकता इतनी ज्यादा कम है तो यहाँ पर हॉली बुक इतना ज्यादा कॉमन कैसे हो सकता है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने मुझे मूर्ख कहा, ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं स्टूपिड हूँ, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि भाग्य से लेकर इसका क्या मतलब है, और तुम इसके बारे में जो बता रहे थे तुम उसको पूरा क्यों नहीं बता रहे हो। गुस्से में मेरी सांस फूल गई। तभी अचानक से एक मेड उसके सामने आ जाती है, वो भी गर्म चाय लेके, और वो उसके ऊपर गिर जाती है।
रोज तुरंत ही देख लेती है, हालांकि उसको चाय लग जाती है लेकिन वो बच जाती है। एरन कहता है कि रोज क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ। रोज देखती है कि वो लड़की रो रही थी और माफी मांग रही थी, लेकिन उसके पीछे दो और मेट थी जो इन पर हंस रही थी। रोज को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सबसे पहले रोज उस मेट को उठाती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी? वो मेड काफी ज्यादा हैरान होती है रोज के इस जेस्चर से, लेकिन वो कहती है कि हाँ वो ठीक है। रोज उसे कहती है कि तुम्हारा नाम डर्सिया है ना, तुम इतनी ज्यादा मेहनत करते हो, तुम काफी ज्यादा थक गई होगी, तो इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दो डियर। अब रोज इतनी प्यार से बोलती है तो बेचारी पिघल ही जाती है, वो तो रोने लगती है, वो सीधा जाकर उसके गले लग जाते हैं, जिसके बाद वो उसको थैंक यू बोलकर चली जाती है। अब रोज आ जाती है गुस्से में और उन मेड की ओर देखती है। उन मेड के पीछे अभी मेड खड़ी थी। रोज एरन से कहती है कि एरन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एरन कहता है कि देखो हेल्प वेल्प ठीक है, लेकिन मैं साफ सफाई नहीं करने जा रहा। अब तुम ये मत बोल देना कि तुम्हारी जगह पर मुझे इस फ्लोर को साफ करना है, मैं तो बिल्कुल मना करूंगा, मैं नहीं करने वाला। अरे बेबू को मुझे ऐसी हेल्प की बात नहीं कर रही, मुझे पॉलिटिकल हेल्प की जरूरत है। मैं क्राउन प्रिंस के महल को पूरी तरीके से चेंज कर दूंगी। जो जो सदस्य मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं वो मेरे साइड आ जाए। ऐसा करते हुए मुझे उस टाइम की याद आ रही है जब मैं स्टूडेंट था अपने स्कूल में और मैं सबसे ज्यादा टॉप में खड़ी थी और सारे लोगों को अपनी ओर कर रही थी। क्लास की प्रेसिडेंट बनने के लिए मैं सबको वोट मांग रही थी। जब सर सलामत रहता है तो पगड़ी 1000 मिली जाती है। अब क्राउन प्रिंस का महल को हिला देने का टाइम आ चुका है। मैं अब यहाँ पर झूठ बोलने जा रही हूँ रोज, स्टानिया मुझे माफ कर देना, लेकिन कैंडिडेट इस क्राउन प्रिंस का महल का जितने सारे भ्रष्ट नौकरानियां हैं और लालची और यहाँ पर मर्डर करने वाले जो भी है, मैं सबको यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। नेक्स्ट दिन में कैलिकस सो रहा होता, तभी उसे कहता है क्राउन प्रिंस क्या आपको सोने में फिर से बुरे सपने आ रहे हैं, क्या आप ठीक हो? मुझे पता है कि आपको नींद नहीं आती, लेकिन नींद की गोलियां लेना ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं आपके लिए अच्छी से एक कहानी सुना देती हूँ। मुझे मालूम है कि आप एक ही कहानी सुन सुन के बोर हो गए, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी मैं आपकी रुचि के अनुसार कोई अच्छी सी किताब ढूंढ के लाऊं और आपको कहानी सुनाऊं। तभी अवध सर रोने आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि एसएससीएन को कौन भेजा था वहाँ पर मारने के लिए। तभी उसकी नुन खुल जाती है। वो कहता है कि हद है भाई। नेक्स्ट सीन में वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। रोजो से कहती है कि अगर आप मुझे इसके लिए अनुमति नहीं दोगे तो फिर मैं इसे यहीं पर रोक दूंगी योर हाइनेस। तो तुम हेड को यहाँ से भगाना चाहती हो, यही है ना? रोज कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? योर हाइनेस एक्चुअली बात ऐसी है कि जो हेडमेड है वो यहाँ पर काफी ज्यादा दूसरे नौकरियानियों के ऊपर प्रभाव डाल रही है और वो सबके दिमाग खा रही है, और ऊपर से वो ड्यूक का इंफॉर्मेशन भी दे रही है यहाँ की, यानी कि वो यहाँ की खुफिया खबरी है। देखा जाए तो जितने सारे कांड हुए, अगर हेडमेड उनमें शामिल ना होती तो हथियार इतने आसानी से कैसे महल के अंदर घुस जाते? क्या कोई विशेष कारण भी है कि आप सभी भी उसके ऊपर नजर रख रहे हैं? फर्स्ट इंपीरियल क्राउन प्रिंस के भेजे गए सैनिक ही, अगर इनके साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, और अगर मैं इन सब मामलों में शामिल हो गया तो ये केवल मामलों को और भी ज्यादा जटिल बना देगा और फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। और ऊपर से जो हेडमेड है वो मेरी नैनी हुआ करती थी, अगर मैंने उससे छुटकारा पा लिया तो अफवाह जंगल की आग की तरह फैलती जाएगी। तब रोज कहते क्या, लेकिन एक सेकंड रुको, अगर वो अपने भाइयों को मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहा है तो फिर वो नैनी को मारने में इतना क्यों हिचकिचा रहा है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सही टाइम का इंतजार कर रहा है? तब रोज कहती है कि योर हाइनेस, अगर यही बात आपको कुछ ज्यादा ही चिंता में डाल ली है तो हम कोई ऐसा कारण बना सकते हैं जैसे कि लोग स्वीकार कर ले कि हाँ इसी की कोई गलती होगी। कैलिकस कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छा ही प्लान होगा, और रोज हंसते हुए कहती है कि जी हाँ मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जबकि वो सोचते है कि अगर ऐसे चाव की बात हो तो कोरिया में रहने वाले एक नागरिक के लिए ये बड़ी आसान चीज होगी, और अगर ऐसे घिनौनी गेम की बात की जाए तो इसमें तो मैं प्रो प्लेयर हूँ। तब वो कहती है कि अफवाह के रूप में जितने सारे मामले सामने आ रहे हैं हम उन सबको लीक कर देंगे और इन सारी चीजों का दबाव पड़ेगा हेडमेड पर।